वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आपका समर्पण एक पाठ में। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, दिए गए चित्र में किसी निकाय में क्रमशः Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn बिंदु आवेश स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर R1, वेक्टर R2 डॉट 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 वेक्टर Rn हैं। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। हमें इस निकाय में स्थित सभी बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। माना इन सभी बिंदु आवेशों Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3 डॉट 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 En हो। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4 प्लस डॉट 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 वेक्टर En। क्लियर है? फिर से समझिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। उसी के आधार पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट 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 वेक्टर En होगा। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। F बराबर होता है वेक्टर F बराबर होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 प्लस वेक्टर Fn। यहाँ से हम जानते हैं F बराबर होता है Q0 E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर Q0 E1 प्लस Q0 E2 प्लस डॉट 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 Q0 En। अगर यहाँ से Q0 दोनों पक्षों में कॉमन लिया जाए तो हमें E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 En प्राप्त होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है। देखिए, ये और ये इन दोनों के बीच यदि हम स्थिति सदिश निकालेंगे तो इनके बीच की दूरी होगी Rn/P। यहाँ पर देखिए, यदि हम Q1 और P के बीच की सदिश वेक्टर निकालेंगे तो यह आएगा R1P। इसी प्रकार हम Q2 और P के बीच सदिश वेक्टर निकालेंगे तो यह आएगा R2P। आप लोग कक्षा 11 या पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वेक्टर R21 बराबर होता है वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो अगर हम इस Qn के कारण बिंदु P पर स्थिति सदिश निकालेंगे तो आएगा यह वेक्टर RnP। इसी प्रकार Q1 के कारण यदि हम बिंदु P पर स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे तो यह होगा वेक्टर R1P। इसी प्रकार Q2 के कारण यदि बिंदु P पर हम स्थिति सदिश निकालेंगे तो यह वेक्टर R2P होगा। ऐसा है, आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम मान रखेंगे तो यहाँ पे अगर हम E1 का मान निकालेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1P का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आप
वेक्टर R2 E2 का मान निकालेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 P का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू R1P कैप, यहाँ भी होगा R2P कैप। क्लियर है। इसी प्रकार यदि हम nवें आवेश के लिए निकालेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा वेक्टर En बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Qn/RnP का स्क्वायर इंटू RnP कैप। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यह सब मान अगर पुट करेंगे तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1/R1P का स्क्वायर इंटू R1P कैप। क्लियर है। ये यहाँ पर R1P आवेश Q1 और P के बीच का स्थिति सदिश है। इसी प्रकार आप E2 का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2/R2P का स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर वेक्टर En का मान निकालेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Qn/RnP का स्क्वायर इंटू RnP कैप। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हर पद में कॉमन मिलेगा। क्लियर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा Q1/R1P स्क्वायर इंटू R1P कैप प्लस यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर चला गया तो बचेगा Q2/R2P स्क्वायर इंटू R2P कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो गया तो बचेगा Qn/RnP स्क्वायर इंटू RnP कैप। अगर इसको सिग्मा के रूप में लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है 2 है डॉट 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 n है तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा, जिसको आप बहुत लोग समेसन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा कितने से शुरू हो रहा है, 1 से या 2 से, 1 से शुरू हो रहा है तो i = 1 कितने तक रहेगा, n तक, क्योंकि n पदों तक गया है। यहाँ पे हो जाएगा QI, क्योंकि पहले से शुरू हुआ है, i का मान 1 रखेंगे तो ये वाला पद प्राप्त होगा। क्लियर है। अपान RIP का स्क्वायर इंटू RIP कैप। प्रिय बच्चों फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर Q1 है, अगर हम बात करें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर n है। तो यहाँ पे हमारा जो मिनिमम वैल्यू शुरू हो रहा है वह i बराबर 1 से शुरू हो रहा है। क्लियर है। और कहाँ तक जाएगा, n तक। तो यहाँ पर अगर इसको हम सिग्मा के रूप में लिखेंगे तो प्रथम पद को हम लिख लेते हैं i की जगह पे, तो Q1 को हम लिखेंगे QI अपान क्या हो जाएगा R1 की जगह पे मुझे i रखना है, यहाँ पे p को उतार लिया हमने, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर इंटू R, यहाँ पे देखिए 1 है, 1 की जगह पे हमें i रखना है p कैप। क्लियर है। इस प्रकार हमें वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऑफ
समेशन आई इक्वल टू 1 टू n इंटू Q1 अपान RIP स्क्वायर इंटू RIP कैप प्राप्त हुआ। यदि आप इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n QI अपान, देखिए यदि हम RIP को मॉडिफाई रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा मॉड वेक्टर R माइनस RI स्क्वायर रहेगा इंटू, देखिए आर कैप का मान आप लोग जानते होंगे, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान मॉड ए। तो RIP को हम लिखेंगे मॉड R माइनस RI का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, इंटू, देखिए इसकी जगह पे हम लिखेंगे वेक्टर R माइनस वेक्टर RI अपान, यहाँ पे देखिए मॉड ए है तो ए की जगह कितना रहेगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर RI। क्लियर है? फिर से समझिए, देखिए इस वेक्टर RIP की जगह पे हमने लिख दिया वेक्टर, यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर RIP अपान मॉड RIP। तो RIP का वैल्यू क्या आएगा, R माइनस RI। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर जो परिणामी है वह RP की बात आप करेंगे तो RP ही R है। फिगर में देखिए, आप इस दूरी को चाहे RP कहिए या R कहिए, यानी बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R है। क्लियर है? तो परिणामी वेक्टर में से अर्थात वेक्टर R में से हम प्रारंभिक वेक्टर यानी वेक्टर RI को घटा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन आई इक्वल टू 1 टू n QI अपान, यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये आएगा मॉड R माइनस RI क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस RI। तो यदि इस सूत्र को हम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के लिए निकालें तो दिए गए चित्र में ध्यान दीजिए। माना किसी निकाय में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर R1 तथा वेक्टर R2 है। इस निकाय में स्थित किसी बिंदु P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिस पर Q0 आवेश स्थित है। माना इस बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर E1 प्लस E2, जहां पर E1 आवेश Q1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वेक्टर E2 आवेश Q2 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मान लीजिए आवेश Q1 का आवेश Q0 से स्थिति सदिश R1P है तथा आवेश Q2 का आवेश Q0 के बीच स्थिति सदिश वेक्टर R2P है।
तो हम जानते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित दो वेक्टरों का परिणामी वेक्टर उन वेक्टरों के विकर्णों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार वेक्टर E1 और वेक्टर E2 यदि एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए स्थित हों तो इन दोनों का परिणामी वेक्टर वेक्टर E इन दोनों के विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा होगा। डियर स्टूडेंट, अगर यह टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने कक्षा 11 के सिलेबस में भौतिकी के अध्याय समतल में गति को जाकर पढ़ लीजिए, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था परिणामी वेक्टर R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? ये कक्षा 11 भौतिकी के अध्याय 4 में सिद्ध किया गया है। तो इस प्रकार किन्हीं दो वेक्टरों के लिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तो हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, जहां पर थीटा इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीच का कोण है। यदि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E E1 से अल्फा कोण बनाए तो tan अल्फा बराबर E2 साइन थीटा अपान E1 प्लस E2 cos थीटा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र भी आप कक्षा 11 में प्रूव कर चुके हैं, जहां पे आपने tan अल्फा बराबर B साइन थीटा अपान A प्लस B cos थीटा ज्ञात किया है। अगली हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात यदि हम समान परिमाण वाले एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे से अत्यंत न्यूनतम दूरी पर रख दें तो इस व्यवस्था को, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है? तो लिख लेते हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कूलाम दूरी से अत्यंत न्यून होगी, अर्थात R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L। पे हमने दिए गए चित्र में दो आवेशित गोले A और B लिए, जिन पर क्रमशः समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का चार्ज है। माना इन दोनों के बीच की दूरी 2L है, O इसका मध्य बिंदु है। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L होगा तथा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी L होगा। क्लियर है? क्योंकि O दोनों आवेशित गोलों का मध्य बिंदु है। अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसी द्विध्रुव आघूर्ण में एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से समझिए, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
विद्युत द्विध्रुवागुण को P से व्यक्त करते हैं और यह एक सदिश राशि है। देखिए परिभाषा के अनुसार वेक्टर P बराबर हो जाएगा किसी एक आवेश का परिमाण अर्थात Q गुणे उनके बीच का स्थिति सदिश अर्थात वेक्टर 2L। यदि परिमाण की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुवागुण P बराबर हो जाएगा 2QL। क्लियर है? इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक लिखते समय हम आवेश का मात्रक लिखेंगे और दूरी का मात्रक लिखेंगे। तो इस प्रकार इसका मात्रक कूलाम मीटर या डे बाई होता है। 1 डेबाई बराबर 3.3 गुणे 10 घाते -30 कूलाम मीटर। चूंकि ये आवेश एक दूसरे से अत्यंत न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए इसका मात्रक कूलाम सेंटीमीटर भी हो सकता है।